दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी मशीन की मदद से ज्यादा कितना वजन उठाया जा सकता है तो आप क्या जवाब देंगे? आप शायद यही बताएंगे कि कुछ 10-20 टन या उससे कुछ ज्यादा, क्योंकि उससे बड़ी क्रेन शायद ही आपने कहीं देखी होगी। लेकिन अगर मैं आपसे बताऊं कि एक ऐसी जगह भी है जहां ये छोटे मोटे वजन नहीं बल्कि हजारों टन वजनी फुल्ली लोडेड मालवाहक जहाज उठाकर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? ये पूरे शहरों जितने बड़े जहाज तो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे इनका पानी में चलना ही अपने आप में एक अजूबा है, तो फिर इनको उठाना, और वो भी पूरी भरी हुई हालत में, और वो भी बिना किसी तोड़फोड़ के, आखिर कैसे पॉसिबल हो पाता है? पर किस मशीन की मदद से ऐसा हो पाता है? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मॉडर्न दुनिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल पनामा कैनाल की, जहां इन बड़े बड़े जहाजों को लिफ्ट करके एक समंदर से दूसरे समंदर तक ले जाना एक आम बात है। और थियोवर्स की सीरीज थियो फैक्ट में आज हम यही सब बताने जा रहे हैं। 1492 में कोलंबस के अमेरिका पहुंचने के बाद लोगों को सिर्फ अमेरिका की जमीन के बारे में पता चला था। इस जमीन के उस पार क्या है ये उन्हें नहीं पता था, जब तक कि स्पेनिश एक्सप्लोरर बालबोआ 1513 में पनामा की पतली सी जमीनी पट्टी को पार करके पैसिफिक ओशियन तक नहीं जा पहुंचा। लेकिन ये समंदर उनके किसी काम का नहीं था, क्योंकि स्पेनिश हमलावरों का ध्यान उस वक्त के महान अमेरिकी स्टेट एज़टेक एम्पायर पर लगा हुआ था, जिसकी कहानी हम आपको एज़टेक वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो के बाद, कि कैसे मुट्ठी भर स्पेनिश हमलावरों ने पूरा एज़टेक एम्पायर खत्म कर दिया था। बहरहाल, बालबोआ के बाद यूरोपियंस ये तो जानते थे कि अमेरिकी जमीन के इस पार भी एक और समंदर है, लेकिन वो उनके किसी काम का नहीं था, जब तक कि 1520 में एक और स्पेनिश जहाजी मैजेलन ने पैसिफिक ओशियन को पार करके जावा सुमात्रा आइलैंड, जिसे उस वक्त इंडीज या स्पाइस आइलैंड कहा जाता था, वहां तक का रास्ता तलाश नहीं कर लिया। इस सफर में मैजेलन तो एक लड़ाई में मारा गया, लेकिन उसका जहाज अपने क्रू के साथ स्पेन वापस पहुंचने में कामयाब हो गया। उसके साथ ही यूरोपियंस के लिए अचानक ही समंदर की अहमियत बढ़ गई, क्योंकि ट्रीटी ऑफ टॉर्सेडिलस के हिसाब से स्पेनिश सिर्फ ग्लोब के वेस्टर्न हिस्से यानी पश्चिमी हिस्से पर ट्रेड कर सकते थे या हमले कर सकते थे, पूर्वी हिस्से पर नहीं, क्योंकि वहां ट्रेड और लूटपाट के अधिकार सिर्फ पोर्टुगीज के पास थे। अब स्पेन को चूंकि स्पाइस आइलैंड या इंडीज के साथ ट्रेड तो करना था, लेकिन वो अफ्रीका और इंडियन ओशियन वाला रूट नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्हें अटलांटिक ओशियन से होते हुए साउथ अमेरिका के नीचे से होकर पूरा पैसिफिक ओशियन पार करते हुए सालों लंबा रूट लेना पड़ता था। 1534 में स्पेन के राजा चार्ल्स फिफ्थ ने पनामा की जमीनी पट्टी को जहाजों या नाव से पार करने का रास्ता तलाश करने का हुक्म जारी किया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली और ये बात ठंडे बस्ते में चली गई। अब तक पैसिफिक ओशियन की वैल्यू सिर्फ स्पाइस आइलैंड तक जाने के लिए ही थी, लेकिन 1679 में अमेरिकी वेस्ट कोस्ट पर पहली यूरोपियन कॉलोनी सैन डियागो कैलिफोर्निया में बसा ली गई, जिससे वहां भी शहर और बंदरगाह डेवलप होना शुरू हो गए। और उसके बाद इसके लगभग 80 साल बाद यही कैलिफोर्निया में 1848 से 1855 तक लोगों ने सैकड़ों टन सोना जमीन में ढूंढ निकाला, जिसे गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है। अब दिक्कत ये हुई कि उस वक्त अमेरिका वजूद में तो आ चुका था, लेकिन उसके सभी बड़े शहर और मिलिट्री स्टेशन और इंडस्ट्रियल टाउन सब ईस्ट कोस्ट पर थे, और गोल्ड रश हुआ था वेस्ट कोस्ट पर। और यहाँ से जो टनों सोना निकला था उसे ईस्ट कोस्ट तक ले जाना एक बड़ा मसला था। याद रहे कि अब तक ना तो सही तरीके से रेल पूरे अमेरिका तक पहुंची थी और ना ही आज की तरह सड़क ट्रांसपोर्ट का चलन था। सिर्फ समुद्री जहाज या घोड़ा गाड़ी ही माल ट्रांसपोर्ट का अकेला जरिया तब हुआ करते थे। और समुद्री जहाजों को, जैसा आप जानते हैं कि साउथ अमेरिका के नीचे से होते हुए महीनों लंबा सफर तय करना पड़ता था, तो ये रूट एक बेकार ऑप्शन था, क्योंकि यह खर्चीला भी था और सबसे बड़ा लूटे जाने का खतरा भी इसमें था। इसीलिए अमेरिकी सरकार ऐसे रूट की तलाश में थी जिससे जहाज तेजी से कम वक्त में अमेरिका के एक कोस्ट से दूसरे कोस्ट तक आ और जा सके। इसीलिए पनामा या निकारागुआ में कहीं एक नहर बनाकर दोनों समुद्रों को जोड़ने का प्लान अक्सर चर्चा का हिस्सा बना रहता था। हालांकि बाद में निकारागुआ का प्लान फेल हो गया और पनामा ही अमेरिकियों की पहली पसंद बन गया, क्योंकि एक तो निकारागुआ में अगर इस नहर को बनाया जाता तो ये बहुत लंबी हो जाती, जिससे खर्च और मेंटेनेंस बढ़ जाता। दूसरा ये कि ये प्रपोज्ड रूट एक बहुत बड़ी झील लेक निकारागुआ के बीच से होकर गुजरना था, जिसमें जाहिर है कि नहर से होते हुए समंदर का खारा पानी झील के मीठे पानी में मिल जाता और ये झील बर्बाद हो जाती।
दोस्तों अमेरिकी इस खेल में अकेले खिलाड़ी नहीं थे। इससे कहीं पहले नेपोलियन के जमाने में फ्रांस इस सिलसिले में एक सर्वे कर चुके थे, क्योंकि फ्रांस आज ही की तरह उस वक्त भी अपनी टेरिटरी रखता था, जिनमें से एक तरफ साउथ अमेरिका में फ्रेंच गुयाना उनका इलाका था, तो दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन में फ्रेंच पोलिनेशिया उसके अहम इलाके थे। और कोलोनाइजेशन के इस दौर में अपनी पकड़ अपने इलाकों पर मजबूत रखने के लिए वहां जल्दी पहुंचना और आसान ट्रेड उनकी जरूरत थी। हालांकि उस वक्त फ्रेंच सरकार का यह प्लान कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि शहंशाह नेपोलियन जंगों में ही घिरे रहे और इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी फंड वो नहीं जुटा सके। लेकिन 1860 के दौर में इजिप्ट की सुएज कनाल के कामयाबी से पूरा होने के बाद फ्रेंच सरकार का हौसला बढ़ गया और अब उनकी फाइनेंशियल हालत भी पहले से जाहिर है बेटर थी, तो उनकी नजरें एक बार फिर पनामा की तरफ लग गई। वैसे भी सुएज नहर जितनी बड़ी थी, पनामा नहर का साइज उसका महज 40% ही होना था, तो वो लोग इसे एक आसान प्रोजेक्ट ही समझ रहे थे। 1880 के दौर में फ्रेंच सरकार ने सुएज नहर बनाने वाली कंपनी को ही एक बार फिर पनामा कैनाल बनाने के लिए चुना और काम शुरू भी किया गया। लेकिन 3 बड़े चैलेंज यहाँ उनका इंतजार कर रहे थे। पहला तो ये कि सुएज नहर भले ही एक लंबा प्रोजेक्ट था, लेकिन वो एक सी लेवल पर रेतीली जमीन थी, जहाँ का ज्यादा से ज्यादा एलिवेशन समंदर से 10 मीटर था, जिसे खोद कर निकालना कोई खासा मुश्किल काम तो नहीं था। लेकिन पनामा एक पहाड़ी इलाका था, वहाँ की पथरीली और जंगली जमीन हाई सी लेवल पर थी और वहाँ खुदाई भी मुश्किल काम था, क्योंकि एक तो जमीन पथरीली थी, दूसरा जंगल बहुत घना था और साथ ही सुएज की तरह यहाँ ऐसा कोई पुराना रास्ता भी नहीं था जिसे फॉलो करके खुदाई की जा सके। दूसरा ये कि यहाँ इजिप्ट की तरह सिर्फ गर्मी का ही सामना नहीं था, बल्कि ट्रॉपिकल एरिया होने की वजह से यहाँ की बारिश, अंधड़, जंगली मच्छर, जहरीले सांप और कीड़े भी यहाँ की जानलेवा रुकावट थे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन में टाइडल डिफरेंस बहुत था, यानी दोनों तरफ के सी लेवल में लगभग 40 सेंटीमीटर का फर्क था, जो हाई टाइड्स के वक्त कई मीटर तक हो सकता था, जिससे प्लेन कैनाल बनाने की सूरत में एक स्ट्रॉन्ग करंट यहाँ बन सकती थी। और वैसे भी इस पथरीले रास्ते में इतना गहरा खुदाई करके सुएज की तरह सी लेवल कैनाल बनाना कौन सा आसान काम होने वाला था। अब फ्रेंच इंजीनियर्स ने प्लान ये बनाया कि सी लेवल से लगभग 26 मीटर 26 मीटर ऊपर नहर का लेवल रखा जाएगा और मशहूर इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची के लॉक गेट सिस्टम का यूज करके शिप्स को ही समंदर से ऊपर नहर तक ले जाया जाएगा और दूसरी तरफ ले जाकर वापस इसी तकनीक से नीचे समंदर में उतार दिया जाएगा। 1881 में इस पर काम शुरू हुआ, लेकिन मुश्किल खुदाई, महंगे खर्चे और लगातार मौतों की वजह से जल्दी ही कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई और 1884 में 10 करोड़ 90 लाख डॉलर या आज के 275 अरब 97 करोड़ इंडियन रुपीस के खर्च और 22,000 लोगों की मौत के बाद ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। अब इसके बाद एक बार फिर अमेरिका का इंटरेस्ट इस प्रोजेक्ट में बढ़ने लगा, पर यहाँ एक दिक्कत आ गई। हुआ ये कि पनामा उस वक्त आजाद देश नहीं था, बल्कि कोलंबिया का एक हिस्सा था और कोलंबियन सरकार ने फ्रेंच सरकार के साथ तो कैनाल का एग्रीमेंट कर लिया था, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि अमेरिका जैसा एक पड़ोसी देश उनके देश में घुसे, तो उन्होंने अमेरिका के साथ किसी समझौते में आने से इनकार कर दिया और ये प्रोजेक्ट एक बार फिर से ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन 1901 में जब थियोडोर रूजवेल्ट अमेरिकी प्रेसिडेंट बने और उन्होंने कोलंबिया पर पनामा एग्रीमेंट के लिए दबाव बनाना शुरू किया, तो एक बार फिर नामे जवाब मिला, जिसके बाद उन्होंने अपनी गनबोट पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए कोलंबिया के बागी ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने पैसे और पावर के दम पर नवंबर 1903 में पनामा को कोलंबिया से अलग देश बनवा दिया और रातों रात मान्यता देकर पनामा की नई सरकार के साथ कैनाल के लिए एग्रीमेंट भी कर लिया, जिसके हिसाब से कैनाल के दोनों तरफ कुल 10 माइल्स यानी लगभग 16 किलोमीटर चौड़ा सेक्शन कनाल जोन के तौर पर अमेरिका को दिया जाना था, जिसका कंट्रोल परमानेंट बेसिस पर अमेरिका के पास ही रहेगा और अमेरिका यहाँ अपनी मिलिट्री भी रख सकेगा। बदले में पनामा को $10 मिलियन का हर्जाना मिलना था, जो आज के हिसाब से लगभग 25 अरब इंडियन रुपीस बनते हैं। उसके बाद सालाना $2.5 मिलियन यानी आज के हिसाब से लगभग 6.5 करोड़ इंडियन रुपए एग्रीमेंट के 9वें साल से पनामा को अमेरिकी सरकार की तरफ से मिलने थे। अब जैसे ही एग्रीमेंट हुआ तो अमेरिका ने फ्रेंच सरकार से कांटेक्ट किया और उनके साइट पर पड़े अधूरे काम और पनामा रेलवे को महज $40 मिलियन यानी आज के लगभग 10 अरब इंडियन रुपीस में खरीद लिया, जो उनके टोटल इन्वेस्टमेंट के सामने ना के बराबर था। कैनाल के डिजाइन के लिए अमेरिकी इंजीनियर्स ने फ्रेंच इंजीनियर्स के बनाए लॉक गेट सिस्टम को ही अप्रूव करने का फैसला किया और इस तरह अमेरिकी टीम ने 4 मई 1904 को इस नहर पर काम करना शुरू कर दिया।
और इसमें दोनों तरफ 3-3 यानी कुल 6 लॉक गेट बनाए गए जो जहाजों को समंदर से नहर की तरफ उठाने और दूसरी तरफ नीचे उतारने का काम करते हैं। नहर के बीच में वहाँ की 3 नदियों का पानी रोका गया जिससे वहाँ एक आर्टिफिशियल लेक गैटून बन गई और इसी पानी का इस्तेमाल लॉक गेट को भरने में किया जाता है। अब दरअसल होता ये है कि जब कोई जहाज समंदर से नहर की तरफ आता है तो नहर का पहला लॉक खोलकर जहाज को अंदर ले लिया जाता है और जहाज के अगले पिछले दोनों लॉक बंद करके बीच के सेक्शन में पानी भरना शुरू कर देते हैं जिससे जहाज ऊपर उठ जाता है और अगले लॉक के वाटर लेवल तक पहुंच जाता है। जिसके बाद दूसरा लॉक ओपन करके जहाज को दूसरे सेक्शन में ले जाया जाता है और उसमें पानी भर के जहाज को तीसरे लॉक के वाटर लेवल तक लेकर जाते हैं और जैसे ही वाटर लेवल मैच होता है तो अगला गेट ओपन करके जहाज को तीसरे और आखिरी लॉक तक ले जाते हैं जिसका वाटर लेवल बढ़ाकर जहाज को लेक गैटून के लेवल तक ले जाया जाता है जो समंदर से 26 मीटर ऊपर है। अब जहाज लेक गैटून और उसके बाद नहर में सफर करते हुए दूसरी तरफ जाता है जहां इसी तरह लॉक सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए जहाज को नीचे समंदर तक उतार दिया जाता है और इस तरह जहाज महीनों लंबा, महंगा और थका देने वाला सफर महज 11 घंटों में इस 82 किलोमीटर लंबी नहर के जरिए पूरा कर लेते हैं। अमेरिका इस बदले में हर गुजरने वाले जहाज से टोल लेता था, लेकिन जाहिर है ये टोल साउथ अमेरिका के नीचे से होकर जाने वाले खर्च के मुकाबले कुछ भी नहीं था और टाइम की बचत उससे अलग थी। इस नहर की कंट्रोल को लेकर 1977 में अमेरिका और पनामा के बीच में एक नया एग्रीमेंट हुआ जिसके हिसाब से अमेरिका नहर का पूरा कंट्रोल 1999 में पनामा को लौटा देगा, लेकिन पनामा को इस नहर को न्यूट्रल रखना होगा, यानी वो किसी भी हालत में इसे किसी भी देश के लिए बंद नहीं कर सकते, ना ही किसी के लिए इसको सस्ता कर सकते हैं यानी टोल हटा सकते हैं। और साथ ही किसी भी मेजर सिक्योरिटी इशू के वक्त अमेरिकी आर्मी इस कैनाल में इंटरवीन करके यहाँ अपने शिप्स की हिफाजत भी कर सकेगी और साथ ही इस नहर का मेंटेनेंस भी अमेरिका के पास ही रहेगा, जिसके बदले में अमेरिका ये इंश्योर करेगा कि पनामा इस नहर से फाइनेंशियल बेनिफिट्स हासिल करता रहे यानी टोल वसूलता रहे। इस नहर को 2008 से 2016 तक एक बार फिर चौड़ा करके इसमें नए जमाने के बड़े जहाजों के हिसाब से दोनों तरफ 3-3 नए लॉक सिस्टम लगाए गए जिससे अब इस कनाल में टोटल नंबर ऑफ लॉक्स 12 हो गए हैं। शुरू होने के बाद 1914 में महज 1000 जहाजों ने इस नहर का इस्तेमाल किया था जो नंबर 2008 में बढ़कर 14,700 हो गया और आज 2023 तक हर साल लगभग 20,000 वेसल इस नहर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पनामा कनाल की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्यों एक सीढ़ी 140 साल से एक ही जगह रखी हुई है और उसे हिलाने पर कई देशों में जंग हो सकती है तो यहाँ क्लिक करें। आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।